तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे जेनेटिक कोड। अच्छा, हमें पता है कि जो डीएनए है, डीएनए के पास प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन होती है, और जो प्रोटीन है, प्रोटीन एक्चुअल में क्या होती है, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, है ना। तो जैसे अगर हम प्रोटीन को देखें तो किसी भी प्रोटीन में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड्स। इस तरह से बहुत सारे एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो एमिनो एसिड्स हैं, इन एमिनो एसिड्स की कुछ सीक्वेंस होती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के बाद में क्या आ रहा है, वेलिन, वेलिन के बाद में क्या आ रहा है, ल्यूसिन, एलेनिन, इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन में। तो अब ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, डीएनए से। अल्टीमेटली जो इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की, वो कहाँ से आती है, डीएनए से। तो डीएनए से पहले हमने पढ़ा कि क्या बनता है, एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से, और ये जो एमआरएनए है इससे क्या बनता है, प्रोटीन। तो अब ये जो एमआरएनए है या जो डीएनए है, इसके पास ऐसी क्या स्ट्रक्चर है जिससे कि यहाँ पर ये प्रोटीन बन जाती है, यानी यहाँ पर कौन सी पोजीशन पर कौन सा एमिनो एसिड अटैच होगा। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, अपने जेनेटिक कोड से, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक कोड है ये किस में प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक कोड यहाँ पर किस में प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए में। जो जेनेटिक कोड है वो किस में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एमआरएनए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है पर्टिकुलर, है ना, इस एमआरएनए में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। और ये जो जेनेटिक कोड की जो सीक्वेंस है ये कहाँ से आती है, डीएनए से, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग चुका है जेनेटिक कोड के बारे में, ठीक है। अब जो जेनेटिक कोड है यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। जनरली जो जेनेटिक कोड है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 3, ठीक है। यानी जनरली जो जेनेटिक कोड होता है वो कैसा होता है, ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड क्या होता है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो जेनेटिक कोड है वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा, मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ये बना होता है। अभी जो जेनेटिक कोड है ये ट्रिपलेट होता है। तो ये जो प्रपोजिशन है यहाँ पर किसने दिया, एक साइंटिस्ट है जॉर्ज गैमोव, है ना। साइंटिस्ट का नाम क्या है, जॉर्ज गैमोव। तो जॉर्ज गैमोव ने यहाँ पर क्या बोला कि जो जेनेटिक कोड है वो क्या होता है, ट्रिपलेट। यानी जेनेटिक कोड ना तो डबलेट होता है ना, ना सिंगलेट, और ना ही यहाँ पर क्वाड्रेट, ठीक है। तो केवल यहाँ पर जो जेनेटिक कोड है वो कैसा होता है, ट्रिपलेट। और इनके पास कोई यहाँ पर प्रूफ नहीं था ये साबित करने के लिए कि जो जेनेटिक कोड है वो एक्चुअल में ट्रिपलेट होता है। यानी उस समय ये साइंटिस्ट ने प्रूव नहीं किया था कि जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट होता है। बाद में कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, और उन रिसर्च में क्या पता लगा कि जो जेनेटिक कोड है वो एक्चुअल में क्या होता है, ट्रिपलेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने ये ट्रिपलेट क्यों बोला, इसका क्या रीज़न है। तो इन्होंने बताया यहाँ पर, जैसे जो प्रोटीन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, 20 टाइप्स, है ना। किसी भी प्रोटीन के फॉर्मेशन में यहाँ पर कितने एमिनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं, जनरली 20 टाइप्स के, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, या जो नंबर है, नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स, ये कितना होता है, 20, ठीक है। तो अब ये जो 20 एमिनो एसिड्स हैं, हर एमिनो एसिड के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोड होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि अगर जेनेटिक कोड डबल होगा, है ना, डबलेट होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर कितने जेनेटिक कोड बनेंगे, तो 4 × 4, कितने कोडोन बनेंगे यहाँ पर, 16, ठीक है। तो 16 जेनेटिक कोड यहाँ पर सफिशिएंट नहीं होंगे सभी एमिनो एसिड्स को कोड करने के लिए। यानी 4 एमिनो एसिड्स ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर कोड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जेनेटिक कोड डबलेट है होना चाहिए, ये फेल हो गया। इसके बाद में इन्होंने और क्या बोला कि अगर जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, यानी 4 × 4 × 4, ये 4 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर
जो mRNA है उसमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन से बेसिस होते हैं, UCAG, ठीक है, 4 बेसिस होते हैं, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर ये 4 लिखा है, ठीक है। तो कितना निकल कर आएगा, 64, ठीक है। तो अब टोटल अपने पास 20 एमिनो एसिड्स हैं और जेनेटिक कोड कितने बन रहे हैं, 64। तो ये 64 जो जेनेटिक कोड है ये सफिशियंट है इन एमिनो एसिड्स को कोड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रपोजिशन है ये सही निकला बाद में जब रिसर्च की गई, और उसमें क्या देखने को मिला कि एक्चुअल में जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो इनके द्वारा ये जो प्रपोजिशन है कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, एक बोल्ड प्रपोजिशन थी, है ना, इन्होंने बेधड़क बोल दिया बिना किसी रिसर्च के कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अब इसके बाद में जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है ये किसने प्रूव किया, तो 2 साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, एक तो है हरगोबिंद खुराना, एक साइंटिस्ट है हरगोबिंद खुराना और दूसरे हैं मार्शल निरनबर्ग, मार्शल निरनबर्ग। तो ये 2 साइंटिस्ट हैं, हरगोबिंद खुराना एंड मार्शल निरनबर्ग। तो हरगोबिंद खुराना ने यहाँ पर क्या किया, एक सिंथेटिक एमआरएनए बनाया या आर्टिफिशियल एमआरएनए इन्होंने प्रिपेयर किया। इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल एमआरएनए बनाया, ठीक है। यानी एक तो जैसे हम देखते हैं कि जो एमआरएनए है वो कहाँ पर बनता है, सेल के अंदर, और इन्होंने यहाँ पर सेल के बाहर इन्होंने एक आर्टिफिशियल एमआरएनए बनाया। ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए को बनाने के लिए इन्होंने किसका यूज़ किया, न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। तो इन्होंने अपनी हिसाब से न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर क्या बना दिया, एक एमआरएनए, ठीक है। इसके बाद में ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए का यहाँ पर यूज़ किया गया किसके द्वारा, मार्शल निरनबर्ग, ठीक है। और इन्होंने इस एमआरएनए का यूज़ करते हुए सेल के बाहर क्या बना दी, एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। सेल के बाहर क्या बना दी, यहाँ पर एक प्रोटीन। जनरली जो प्रोटीन है वो कहाँ पर बनती है, सेल के अंदर। इन्होंने यहाँ पर जो प्रोटीन है वो सेल के बाहर बना दी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन दोनों साइंटिस्ट ने ये साथ साथ काम किया, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, और इनकी जो यहाँ पर रिसर्च है इससे क्या पता लगा इनको कि जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड क्या होता है, ट्रिपलेट। यानी इन्होंने देखा कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन में यहाँ पर जो एमिनो एसिड है ना, उन एमिनो एसिड को यहाँ पर कोड करने की जो इन्फॉर्मेशन है वो किससे आ रही थी, 3 न्यूक्लियोटाइड्स से, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम समझे GAG, ठीक है। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन 3 न्यूक्लियोटाइड्स से यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है किसी भी एमिनो एसिड को कोड करने की, ठीक है। तो यहाँ से साबित हो गया कि जो जेनेटिक कोड है वो क्या होता है, ट्रिपलेट, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 64 जेनेटिक कोड किस तरह से बनते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पर UCAG, ठीक है। तो ये 4 अपने पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनमें 4 ये बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आरएनए में, एमआरएनए में। इसके बाद में यहाँ पर है अपनी सेकंड पोजीशन में भी वही सेम UCAG, ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। और फिर उसके बाद में है यहाँ पर थर्ड पोजीशन में यहाँ पर UCAG, और सेम इसी तरह से यहाँ पर UCAG, यहाँ पर भी UCAG, और यहाँ पर भी UCAG, ठीक है। तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे हर रो के अंदर, ठीक है। अब किस तरह से यहाँ पर बनता है जेनेटिक कोड, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं U और यहाँ पर U, तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट जेनेटिक कोड UUU, और सेकंड जो जेनेटिक कोड बनेगा वो कौन सा बनेगा, UUC,
यू यू सी, और थर्ड कौन सा बनेगा, यू यू और उधर क्या है ए, यू यू ए, और फोर्थ कौन सा बनेगा, यू यू जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 कोडॉन्स बन गए, है ना। इसके बाद में दूसरे बॉक्स में किस तरह से बनेगा जेनेटिक कोड, तो यू सी और यहाँ पर क्या है यू, तो ये क्या बन गया यू सी यू। सेकंड कौन सा बनेगा, यू सी और सी, और तीसरा कौन सा बनेगा, यू सी ए, फोर्थ कौन सा बनेगा, यू सी जी। ठीक है, तो ये 4 कोडॉन्स बन गए अपने पास। और फिर थर्ड बॉक्स में कैसे बनेंगे, यू, इधर यू और ये ए, और यहाँ पर यू, यू ए यू। ठीक है, तो ये सब में आप ऐसे भी कॉमन लिख सकते हो, इसमें यू ए यू ए यू ए। ठीक है, और यहाँ से फिर आप इन सभी को यहाँ पर लिख सकते हो। तो यू तो हमने पहले लिख लिया, और फिर उसके बाद में सी ए जी। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये सभी में क्या जाएगा, यू जी यू जी यू जी यू जी, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यू सी ए जी, यू सी ए जी। ठीक है, तो ये अपने पास कोडॉन बन चुके हैं। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट रो में भी बनाएंगे। ठीक है, तो सी यू और यहाँ पर क्या आ गया यू, तो सी यू यू। ठीक है, और फिर उसके बाद में सी यू सी, फिर सी यू ए, और फिर उसके बाद में सी यू जी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वही सी सी, तो ये सब में कॉमन चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यू सी ए जी, यू सी ए जी। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पर सी ए हो जाएगा, सी ए सी ए सी ए सी ए, और इन चारों को आप एक साथ उतार सकते हो, यू सी ए जी। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम सी जी सी जी सी जी और सी जी, और इन चारों को आप एक साथ उतार सकते हो, यू सी ए जी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आगे भी बनेंगे। तो हमारे पास ये जो बॉक्स बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, चेकर बोर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, चेकर बोर्ड। ठीक है, तो ये जो चेकर बोर्ड है, इस चेकर बोर्ड से हमें यहाँ पर टोटल जो 64 कोडॉन्स हैं वो कैसे बनते हैं उसके बारे में पता लगता है, और कौन कौन से यहाँ पर 64 जेनेटिक कोड होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो अलग अलग जेनेटिक कोड है, वो यहाँ पर अलग अलग जो एमिनो एसिड्स हैं उनको कोड करते हैं। कोड करने का मतलब क्या है कि जैसे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, उस पॉलीपेप्टाइड चेन में जो पर्टिकुलर एमिनो एसिड है, उस पर्टिकुलर एमिनो एसिड को उस पोजीशन पर रखने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आएगी, उस पर्टिकुलर जेनेटिक कोड से। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल से यहाँ पर समझते हैं, ए यू जी यू 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 यू, और फिर उसके बाद में यू यू सी। ठीक है, तो ये हमारे पास mRNA है यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो mRNA है, इस mRNA के पास ये जेनेटिक कोड है। ठीक है, यानी एक तरह से न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, और ये जो mRNA है ये आगे प्रोटीन कैसे बनाएगा। तो अब यहाँ पर जैसे जो AUG कोड है, उस AUG जेनेटिक कोड के पास किसको कोड करने की इंफॉर्मेशन होती है, मेथियोनिन, है ना। तो यहाँ पर ये किसको कोड कर देगा, मेथियोनिन एमिनो एसिड को। यू 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 किसको कोड करेगा, फिनाइल एलेनिन को, और सेम इसी तरह से यहाँ पर ये भी किसको कोड करेगा, फिनाइल एलेनिन को, और ये किसको कोड करेगा, फिनाइल एलेनिन को। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अपने पास क्या बन चुकी है, इस mRNA से पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन में यहाँ पर पोजीशन फिक्स रहती है हर एमिनो एसिड की। ठीक है, जैसे यहाँ पर किसी mRNA में जो जेनेटिक कोड है उसकी पोजीशन फिक्स रहती है, सेम उसी तरह से जो उससे बनने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें भी इन एमिनो एसिड की पोजीशन फिक्स रहेगी। ठीक है, तभी यहाँ पर ये जो प्रोटीन है वो फंक्शनल होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर इसमें कुछ बदलाव होता है जेनेटिक कोड की सीक्वेंस में, नॉर्मल से जैसे mRNA एबनॉर्मल होगा, तो फिर उससे हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो आगे पॉलीपेप्टाइड चेन है वो भी पहले से अलग बनेगी, और उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स, उसमें जो एमिनो एसिड की सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगी, और उससे क्या होगा, जो आगे यहाँ पर प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी वो कैसी हो जाएगी, एबनॉर्मल।
ठीक है। तो ये पहले से ही सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये फिक्स रहता है, इसमें जनरली कोई चेंज नहीं होता है। चेंज हमें कब देखने को मिलता है, जब म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो जैसे डीएनए में म्यूटेशन हुआ और उस म्यूटेटेड डीएनए से म्यूटेटेड एमआरएनए बनेगा और उस म्यूटेटेड एमआरएनए से यहाँ पर एबनॉर्मल प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्मल डीएनए होना चाहिए, नॉर्मल डीएनए से नॉर्मल एमआरएनए बनेगा और नॉर्मल एमआरएनए से नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जो जेनेटिक कोड है उसके मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है अपने पास जो जेनेटिक कोड है वो क्या होता है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब कि जो जेनेटिक कोड है वो यहाँ पर कितने न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, एक जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का, मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। जैसे एमआरएनए में अगर हम देखें तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे AUA, GGG, CCA, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपने पास जेनेटिक कोड है वो कैसा होगा, ये यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड का, फिर उसके बाद में 3 न्यूक्लियोटाइड जेनेटिक कोड होंगे, फिर ये 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इस तरह से जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। इसके बाद में दूसरा है फीचर है जो जेनेटिक कोड है वो डीजनरेट होता है। डीजनरेट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो एक अमीनो एसिड है वो यहाँ पर एक से अधिक जेनेटिक कोड के द्वारा कोड किया जा सकता है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि 20 अमीनो एसिड्स होते हैं टोटल प्रोटीन को बनाने के लिए, 20 टाइप्स के, ठीक है। तो अब ये जो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं इनको कोड करने के लिए टोटल कोडॉन्स कितने होते हैं, 64, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे 20 कोडॉन्स हैं वो 20 अमीनो एसिड्स को कोड कर सकते हैं, कोड करते हैं, तो बाकी की क्या करेंगे, बाकी की तो बेकार होंगे, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 64 में से जो 61 जेनेटिक कोड हैं वो किसको कोड करते हैं, 20 एमिनो एसिड्स। तो उसमें होता क्या है कि कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो एक से अधिक जेनेटिक कोड के द्वारा कोड किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डीजनरेट का एन एमिनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 जेनेटिक कोड, ठीक है। तो जैसे इसका हम एग्जांपल देखें यहाँ पर, तो अपने पास है UUU, है ना, और UUC, तो ये किसको कोड करता है, फिनाइल एलेनिन को, ये भी किसको कोड करेगा, फिनाइल एलेनिन को, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो जेनेटिक कोड है वो क्या है, डीजनरेट, ठीक है। इसके बाद में जो जेनेटिक कोड है वो कोमालेस होता है। कोमालेस का मतलब क्या है कि जब ट्रांसलेशन होता है तो ट्रांसलेशन के दौरान जो जेनेटिक कोड है या जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको यहाँ पर बिना किसी रुकावट के रीड किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि बीच में कोई जो न्यूक्लियोटाइड है उसको मिस कर दिया, है ना, हर न्यूक्लियोटाइड का वहाँ पर नंबर आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो यहाँ पर जैसे AUG, GGA, CAG, ठीक है, GGG, तो इसमें होगा क्या, यहाँ पर फर्स्ट 3 यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके द्वारा एमिनो एसिड को कोड किया जाएगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 3, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 3, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 3, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बिना किसी न्यूक्लियोटाइड को छोड़े बिना किसी रुकावट के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं या जो जेनेटिक कोड है उसको रीड किया जाता है, बीच में कोई रुकावट नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर कि जो जेनेटिक कोड है वो कोमालेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो जेनेटिक कोड है वो नॉन ओवरलैपिंग होता है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे हमारे पास कोई यहाँ पर एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है GAGUCC, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे GAG है और ये UCC है, अपने पास कितने जेनेटिक कोड है, 2, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर इन 2 जेनेटिक कोड में जो सेम न्यूक्लियोटाइड है या जो सेम बेस है वो 2 बार यूज होगा। यहाँ पर जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो केवल एक बार ही यूज होगा। कैसे यूज होता है, जैसे GAG में जो यहाँ पर एडेनिन है ना, ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो केवल एक बार ही यूज हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जैसे दूसरा कोडॉन बन जाए AGU,
है ना, और फिर इसमें जो ए है वो दोबारा से यूज हो जाए, या फिर इस तरह से GUC, है ना, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगी इन न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, पहले 3 पढ़े जाएंगे, फिर आगे के 3। ठीक है, इसके बाद में जो जेनेटिक कोड है वो नॉन एम्बिगुअस होता है। नॉन एम्बिगुअस का मतलब कि जो जेनेटिक कोड है वो स्पेसिफिक होता है। जेनेटिक कोड क्या है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब कि जो एक जेनेटिक कोड है वो केवल एक ही एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अपने पास एग्जांपल है AUG। ठीक है, तो ये जो AUG है ये केवल एक ही एमिनो एसिड को कोड कर सकता है ना। कौन से एमिनो एसिड को कोड कर सकता है? ये मेथियोनिन। ठीक है, सेम उसी तरह से जैसे UUU ये किसको कोड कर सकता है? फिनाइल एलेनिन को। ठीक है, तो इस तरह से हमने 64 एमिनो एसिड पढ़े, उसमें से जो 61 है, 61 जो जेनेटिक कोड है वो 61 एमिनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, अब उसमें से ये 20 टाइप्स के आ जाएंगे। ठीक है, पर यहाँ पर ये रहेगा कि जो जेनेटिक कोड है वो उसके द्वारा जो एमिनो एसिड कोड किया जाता है वो फिक्स रहता है, उसमें कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में जो कोड है वो यूनिवर्सल है। ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं? कैनोनिकल, है ना। तो अब यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें हम क्या देखते हैं कि जो जेनेटिक कोड है वो सेम तरह से वर्क करता है ना। किस तरह से वर्क करता है? जैसे अगर हम किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को लें या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके अगर हम mRNA में देखें तो यहाँ पर जैसे AUG ये जेनेटिक कोड है ना। बैक्टीरिया में भी ये किसको कोड करेगा? मेथियोनिन को। ठीक है, और जैसे यूकैरियोट्स में जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स की आप बात करो तो वहाँ पर भी किसको कोड करेगा? मेथियोनिन को। ठीक है, तो सभी ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक कोड है वो सेम तरह से वर्क करता है, यानी सेम जो एमिनो एसिड है उसको ये कोड करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है ना, इसमें हमें कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन किस में देखने को मिलते हैं? इन प्रोटोजोन न्यूक्लियस। ठीक है, जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके न्यूक्लियस में आपको ये कुछ वेरिएशन देखने को मिलेंगे, है ना। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो RNA होता है, जो mRNA होता है, उसके अंदर जो जेनेटिक कोड है वहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? UAA और UAG। ठीक है, तो ये अपने पास 2 जेनेटिक कोड हैं। ये किसकी तरह एक्ट करते हैं? स्टॉप कोडॉन, है ना। स्टॉप कोडॉन का मतलब कि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, जो प्रोटीन बनाने की प्रोसेस होती है, उसमें ये स्टॉप कोडॉन की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से यूनिवर्सल है। सभी ऑर्गेनिजम्स में ये जो कोडॉन्स हैं ये स्टॉप कोडॉन की तरह एक्ट करता है। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोटोजोन्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो यहाँ पर जेनेटिक कोड हैं वो किसको कोड कर रहे होते हैं? ग्लूटामिन को। ठीक है, तो अब ये ग्लूटामिन को कोड करें, इसका मतलब यहाँ पर अब ये यूनिवर्सल जो रूल है वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल कम देखने को मिलता है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो जेनेटिक कोड है वो स्टॉप कोडॉन की तरह वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेम इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया जो mRNA होता है वहाँ पर भी ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में आगे है अपना सेलेंट फीचर। जो AUG कोडॉन है उसके 2 फंक्शन होते हैं, उसके ड्यूअल फंक्शन होते हैं। कौन कौन से फंक्शन होते हैं? तो जो AUG है वो किसकी तरह एक्ट करता है? इनिशिएटर कोडॉन। ठीक है, यानी जब ट्रांसलेशन शुरू होता है तो सबसे पहले यहाँ पर जो जेनेटिक कोड होता है mRNA में वो कौन सा देखने को मिलता है? हमें AUG। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस में। ठीक है,
और फिर उसके बाद में जो AUG है वो और किसको कोड करता है, मेथियोनिन को। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि टोटल जो कोडोन्स हैं वो कितने होते हैं, 64 में से जो सभी कोडोन्स हैं वो अमीनो एसिड को कोड करने की इंफॉर्मेशन नहीं रखता है, उसमें से केवल 61 जेनेटिक कोड यहाँ पर किसको कोड करते हैं, एमिनो एसिड। 61 एमिनो एसिड के पास में ही जो एमिनो एसिड है उसको कोड करने की क्या होती है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद में जो 3 कोडोन्स हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, स्टॉप कोडोन, है ना। तो स्टॉप कोडोन कैसे एक्ट करते हैं ये, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है उसको ये स्टॉप करते हैं, है ना। ये जो 3 कोडोन्स हैं ये किसको स्टॉप करते हैं, स्टॉप ट्रांसलेशन, यानी जो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है उसको ये रोकते हैं, उसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं, जैसे UAA, फिर उसके बाद में UAG, फिर उसके बाद में UGA। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पर जेनेटिक कोड हैं जो स्टॉप कोडॉन्स की तरह एक्ट करते हैं। UAA को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऑकर, और UAG को हम क्या बोलते हैं, अंबर, और UGA को हम क्या बोलते हैं, ओपल। ठीक है, तो इसके नाम है यहाँ पर इन जेनेटिक कोड के, ओकर, अंबर एंड ओपल। ठीक है, तो अब ये अपना जेनेटिक कोड का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अगर ये आपको टॉपिक समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनको इस टॉपिक की ज़रूरत है। थैंक यू।